हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करने वाले हैं मुग़ल कालीन चित्रकला पे। जो भी कला से संबंधित परीक्षाएं होती हैं तो उनमें मुग़ल काल से संबंधित जो मुग़ल कालीन चित्रकला रही है उनसे संबंधित कई सारे क्वेश्चन हर परीक्षा में आते हैं। तो देखते हैं मुग़ल कालीन जो चित्रकला रही है। तो देखो, मुग़ल कालीन चित्रकला, इसमें जो मुग़ल वंश रहता है, तो सबसे पहले तो ये समझ लेंगे जो मुग़ल वंश रहता है ये 1526 से स्टार्ट होता है और 1857 तक चलता है। ये पूरे मुग़ल वंश की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो पूरा मुग़ल वंश है 1526 से 1857 तक रहता है। और मुग़ल वंश के जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं ये बाबर रहे हैं। अब देखेंगे कि जो भारत में मुस्लिमों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया है तो उन्होंने कैसे और किसको पराजित करके उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भारत में मुस्लिमों का आगमन कैसे रहा है। तो इसमें थोड़ा सा देखेंगे जो भारत में मुस्लिमों का आगमन रहा है तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध। और ये जो युद्ध रहा है तराइन का प्रथम युद्ध, ये दो सम्राटों के बीच में होता है। एक तो मोहम्मद गौरी रहेंगे, मोहम्मद गौरी, और दूसरे जो रहेंगे पृथ्वीराज चौहान रहेंगे, पृथ्वीराज चौहान। जो ये प्रथम युद्ध रहेगा तराइन का प्रथम युद्ध, इसमें विजय पृथ्वीराज चौहान की होती है। पृथ्वीराज चौहान हैं और मोहम्मद गौरी जो हैं ये मुस्लिम थे। तो इससे पराजित होकर मोहम्मद गौरी अभी जो है अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित नहीं कर पाते हैं। फिर से देखेंगे, फिर से युद्ध होता है। एक मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। तो इस युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान रहे हैं ये जीत जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत जाते हैं। फिर देखेंगे कि फिर से जो युद्ध रहा है वो 1192 में होता है। जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, द्वितीय युद्ध, ये होता है 1192 में। एक मिनट रुकेंगे। 1192 में अब ये जो युद्ध रहेगा द्वितीय युद्ध, ये भी मोहम्मद गौरी के बीच में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में होता है। इसमें जो पृथ्वीराज चौहान हैं ये पराजित हो जाते हैं और इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। मोहम्मद गौरी अपने साथ कुछ दास लाते हैं। इनके प्रमुख दास जो रहते हैं उनकी संख्या रहती है 4, जिसमें जो इनके सबसे शक्तिशाली दास रहे हैं वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहते हैं इन्हीं को मोहम्मद गौरी 1206 में, इन्हीं कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 में दिल्ली साम्राज्य सौंप देते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं ये चूंकि गुलाम थे तो इन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। इन्होंने दिल्ली में 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। अब ये भारत में प्रथम स्थापित मुस्लिम साम्राज्य है जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जिसकी नींव रखी गई, या जो साम्राज्य को चलाने वाले रहे हैं। तो इस टाइप से भारत में मुस्लिमों का आगमन प्रारंभ हो गया और पहला मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया गुलाम वंश से। तो ये तो हो गए मुस्लिम शासकों का आगमन भारत में हो गया।
कि मुस्लिम शासक कैसे आए, कैसे क्या हुआ। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध रहा। तो पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और दूसरे में मोहम्मद गौरी, जो दूसरा युद्ध होता है द्वितीय, उसमें मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं और अपने साथ जो दास को लाते हैं उनको राज सत्ता सौंप करके वापस चले जाते हैं और वो जो है गुलाम वंश की नींव डाल के शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। अब देखेंगे मुगल वंश की स्थापना, कि मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई है। अभी तो हम मुस्लिम साम्राज्य देख रहे थे, अब देखेंगे मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई है। तो जो मुगल वंश रहा है इसकी स्थापना बाबर ने की, बाबर ने, और ये 1526 पीरियड में की थी। 1526 पीरियड में इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो जो अभी हमने पढ़ा गुलाम वंश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा संचालित था, तो दिल्ली को केंद्र बनाकर 5 वंश साम्राज्य अपना स्थापित करते हैं। तो उसमें जो पांचों रहते हैं उसमें सबसे पहले तो गुलाम वंश रहता है, नंबर 1 जो रहता है गुलाम वंश अभी पढ़ा, और गुलाम वंश के जो संस्थापक रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक रहते हैं। इनके बाद जो आते हैं खिलजी वंश आता है, गुलाम के बाद खिलजी वंश आता है, फिर जो है तुगलक वंश आता है, तुगलक वंश, और फिर सैयद वंश रहता है, सैयद वंश, और 5वां जो साम्राज्य रहेगा, वंश रहेगा, वो रहेगा लोदी वंश, लोदी वंश। अब दिल्ली को राजधानी बनाकर इन 5 राजवंशों ने यहाँ पर अपना अपना साम्राज्य स्थापित किया और अपना शासन प्रारंभ किया। तो इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। अब देखेंगे जो लोदी वंश रहा है इसके अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। अब ये जो इब्राहिम लोदी हैं इन्हीं से बाबर का युद्ध होता है। 1526 में ये बाबर से युद्ध करते हैं इब्राहिम लोदी। तो इसमें जो है बाबर की विजय होती है। तो इब्राहिम लोदी को ये पराजित करके 1526 में मुगल वंश की स्थापना कर देते हैं। तो मुगल वंश की जो स्थापना करते हैं वो बाबर करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये तो वंश स्थापित हो गया। अभी देखते हैं आगे। तो अब मुगल चित्रकला है, मुगल कालीन चित्रकला। तो इसमें थोड़ा सा ये देखेंगे, जो अभी हमने बताया जो मुगल वंश रहा है, तो मुगल वंश 1526 से 1857 तक पूरा उसका टाइम पीरियड रहता है मुगल वंश का। अब यहाँ पे देखेंगे जो मुगल कालीन चित्रकला रही है, मुगल कालीन चित्रकला, इसको दरबारी चित्रकला भी कहते हैं। इसका समय 1526 से 1707 है। 1526 क्योंकि बाबर जो है 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना कर देते हैं। तो इस तरीके से ये मुगल वंश जो रहा स्थापित हो गया। अब मुगल कालीन जो चित्रकला रही है इसमें 1707 तक हमको शैली या चित्रकला पढ़नी रहती है। तो इसमें 1707 जो है ये डेट, इसमें औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु। अच्छा, जो मुगल वंश है, संपूर्ण मुगल वंश अगर पढ़ते हैं तो बाबर से औरंगजेब तक तो पढ़ेंगे वंश में, और फिर इसके आगे तक 1857 तक हम पढ़ते रहेंगे। 1857 तक, 1857 में बहादुर शाह जफर द्वितीय ये मुगल शासक थे। 1857 इनका शासन पीरियड लास्ट रहता है। इनको अंग्रेज जो रहते हैं अंडमान में बंदी बना लेते हैं। जब तक इनको बंदी नहीं बना लिया जाता है तब तक वंश चलता रहता है। तो देखो, जो हमको चित्रकला पढ़नी है मुगल कालीन, वो सिर्फ 1526 से 1707 तक पढ़नी है, सिर्फ 1707 तक, ना कि 1857 तक। अब यहाँ पे देखेंगे दरबारी चित्रकला।
मुगल चित्रकला को दरबारी चित्रकला कहते हैं। तो थोड़ा सा समझ लेंगे कि मुगल चित्रकला को दरबारी चित्रकला क्यों कहते हैं। तो पहली बात तो यह है कि दरबारों में अधिकतम चित्र अधिक मात्रा में यहाँ पर बने, दरबारों में अधिक संख्या में यहाँ पे चित्रकारी हुई, एक तो रीजन ये है। दूसरा, जो यहाँ के सम्राट थे, जो भी शासक थे मुगल के, उनके अनुरूप चित्रण कार्य यहाँ पर किया गया, उनके हिसाब से यहाँ पे चित्रण कार्य किया गया। फलस्वरूप मुगल चित्रकला को दरबारी चित्रकला कहते हैं, दरबारी चित्रकला। अगला देखेंगे व्यक्ति शैली। अब जो मुगल चित्रकला रही है या दरबारी चित्रकला रही है, इसको हम व्यक्ति चित्रण शैली भी कहते हैं। तो व्यक्ति चित्रण शैली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अधिकांश चित्रण जो किया गया है, अधिकांश चित्रण ये किया गया है व्यक्तियों के आधार पर, या व्यक्ति चित्रण व्यक्ति अधिक मात्रा में बनाए गए हैं। तो यहाँ पे अधिकांश चित्रण व्यक्तियों का होने के कारण हम इस शैली को व्यक्ति चित्र शैली भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अगला देखेंगे कि आलोचकों ने मुगल शैली के 3 रूप माने हैं। अभी यहाँ पे जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये बस जनरली चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पर कोई ये नहीं रहता है कि अभी ना तो यहाँ पे हम कोई सीरियल से शासक अभी चला रहे हैं, ना कोई चित्रकला चला रहे हैं। बस मुगल वंश कैसे स्थापित रहा है, कैसे क्रियाएं हुई हैं, कैसे उसमें शासक स्थापित हुए हैं, उनके समय क्या स्थिति रही है, इन सभी चीज़ों पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। इसके आगे जो मुगल कालीन चित्रकला रही है, तो समस्त टॉपिक वाइज जो यहाँ के शासक रहे हैं, इनके हिसाब से यहाँ पर चीज़ें बताई जाएंगी। तो यहाँ पे देखेंगे जो आलोचकों ने मुगल शैली को 3 रूपों में विभाजित किया है। यहाँ पे 3 रूप देखेंगे कौन कौन से हैं। एक तो दरबारी कला, तो अभी हमने बताया कि दरबार में चित्रकला होने के कारण इसको दरबारी चित्रकला कहते हैं। या तो हम कह लेंगे कि शासकों के अनुरूप चित्रकला यहाँ पे रही है, इसलिए इसको हम दरबारी चित्रकला कहते हैं। तो यहाँ पे जो दरबारी कला है, ये अकबर से लेकर शाहजहां तक की कला को दरबारी चित्रकला कहा जाता है। अगला देखेंगे लोकप्रिय कला। अब ये जो लोकप्रिय कला है, इसका प्रारंभ जो माना जाता है, तो इसका प्रारंभ जहांगीर पीरियड से माना जाता है। इसका प्रारंभ जो माना जाता है, ये जहांगीर काल से स्टार्ट माना जाता है, जहांगीर काल से स्टार्ट माना जाता है। फिर देखेंगे बाजारू कला। तो मुगल कला में जो बाजारू कला रही है, तो मुगल काल के अंतिम समय को बाजारू कला कहते हैं। अब देखो, मुगल वंश का अंतिम समय अगर कहते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, तो चित्रकला वहीं पर पूरी की पूरी समाप्त हो जाती है। वैसे तो पतन शाहजहां के अंतिम चरण से समाप्त हो जाता है मुगल काल का चित्रकला जो रही उसका, लेकिन शासक जो हैं वो चलते रहते हैं 1857 बहादुर शाह जफर द्वितीय तक। तो यहाँ पे मुगल काल का अंतिम समय माने औरंगजेब की बात कर रहे हैं, तो औरंगजेब के काल को मुगल काल में बाजारू कला के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे मुगल चित्रकला जो रही है, या मुगल काल जो रहा चित्रकला की दृष्टि से, तो मुगल में जो स्वर्ण काल रहे हैं, मुगल में जो भी स्वर्ण काल रहे हैं, जो भी चरमोत्कर्ष पीरियड रहे हैं, किसी न किसी हिसाब से। अब देखेंगे एक बात ये भी समझ लीजिए कि कला में बाकी चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे। जब कला पढ़ते हैं तो उसमें जो भी उनके लड़ाइयाँ रही हैं, उनकी राजनीतिक या आर्थिक व्यवस्थाएं रही हैं, उन पर विशेष जोर नहीं देना है। जो बहुत ज़्यादा एक आध फेमस हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी उनको छोड़ देते हैं। तो अब जो भी हमको चीज़ें पढ़नी रहेंगी, तो यहाँ की जो मुगल में वंशावली रहेगी, जो भी यहाँ के जो शासक रहते हैं, जैसे बाबर हैं, हुमायूं हैं, जहांगीर हैं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब, तो बस इतने ही पढ़ने रहते हैं। तो इनके समय में किस शासक के समय में किन चीज़ों का स्वर्ण काल रहा है या चरमोत्कर्ष पीरियड रहा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे मुगल वंश की स्थापना। मुगल वंश की स्थापना इसमें हम सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें अभी हमने पढ़ा था कि मुगल वंश जो रहा है, इसकी स्थापना बाबर द्वारा हुई। तो एक तरफ यहाँ पर हम सम्राट लिख रहे हैं जो भी मुगल कालीन शासक हैं, दूसरी तरफ उनके समय में
जो विशेषताएं या जो भी जिस चीज़ का स्वर्णिम अवस्था रही है, चरम काल रहा, गोल्डन पीरियड रहा है, उस चीज़ को देखेंगे। तो मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो ये बाबर द्वारा स्थापित हो गया। कब? तो ये भी हमको पता है कि 1526 में। इनका शासन वगैरह जो भी रहा है वो सब आगे पढ़ेंगे जब बाबर के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। तो बाबर के बारे में, फिर हुमायूं के बारे में, जहांगीर के बारे में, इस टाइप से पूरी वंशावली जो है विस्तृत पढ़ने को मिलेगी। तो ये तो हो गया कि बाबर के समय क्या रहा है फेमस। तो प्रसिद्धि जो बाबर की रही है, तो अगर हम अपनी एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं तो हमको यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पढ़ना है इनके समय में कि मुगल वंश की इन्होंने स्थापना कर दी। अभी देखेंगे हुमायूं, अब जो इनके बेटे रहे हैं हुमायूं, तो इनके समय में क्या रहा है, तो थोड़ा सा इनके समय में भी देखेंगे। हुमायूं, तो इनके समय देखो, बाबर के समय सिर्फ मुगल वंश की स्थापना हुई। चित्रकला में उनका शासन पीरियड एक तो बहुत कम रहा है ना, 1526 से स्टार्ट हुआ, 30 में उनकी डेथ ही हो जाती है। तो इस टाइप से जो चित्रकला की तरफ वो आकृष्ट नहीं हो पाए, लड़ाइयाँ लड़ते रहे अपने जीवन भर में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हालांकि इतिहास से ज़्यादा यहाँ पे इतिहास को नहीं लेंगे, है ना, जिसका मतलब नहीं उसको ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं। तो देखेंगे हुमायूं। अच्छा, हुमायूं जो रहे हैं, जीवन इनका भी बहुत परिश्रम से रहा है, वो सारी चीज़ें रहती हैं बहुत ज़्यादा। तो इनके समय में, हुमायूं के समय में क्या रहा है, चित्रकला का प्रारंभ किया गया। इनके समय में चित्रकला प्रारंभ किया गया। अच्छा, एक पढ़े होंगे ईरानी शैली, तो थोड़ा सा एक भी देख लेंगे, ईरानी शैली। ईरानी शैली, ईरानी शैली वैसे अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर बार लगभग छोटी सी ईरानी शैली है, लेकिन क्वेश्चन उससे अच्छे मात्रा में आते हैं। तो ईरानी शैली से 2 पॉइंट तो एक यही याद रखने हैं। ईरानी शैली में सबसे पहली बात तो एक चीज़ ये याद रखेंगे कि यहाँ पर व्यक्ति चित्रण, किसी का रूप चित्र या व्यक्ति चित्र निषेध था, क्योंकि मुस्लिमों में जो व्यक्ति चित्र बनाना रहता है वो निषेध माना जाता है। तो ईरानी शैली रही है उसमें भी व्यक्ति चित्र या रूप चित्र निषेध था। फलस्वरूप इसमें क्या चीज़ें रहेंगी, तो इसमें फूल बूटे और सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो ये बात याद रखना है कि रेखा प्रधान है, क्योंकि व्यक्ति अगर निर्माण कर रहे हैं किसी का रूप चित्र तो उसमें रेखाएं सीमित रखेंगे। अब कोई अलंकरण कर रहे हैं, कोई फूल बूटा बना रहे हैं, तो असीमित रेखाएं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, रेखाओं पर ध्यान दिया गया है, रेखा प्रधान हो गया। दूसरी बात, हाशिए का प्रारंभ ईरानियों से माना जाता है। हाशिया जो बनता है उसका प्रारंभ जो है वो ईरानी शैली से माना जाता है। अगला देखेंगे, जो चित्रों पर नाम लिखने की परिपाटी रहती है, चित्रों पर साइन कर देते हैं, तो चित्रों पर नाम लिखने की परिपाटी का जन्म कहाँ से हुआ, तो ये ईरानी शैली से रहेगा। अब देखो एक क्वेश्चन और पूछता है कि ईरानी शैली का आगमन कहाँ से रहता है। ईरानी शैली अगर आती है तो इसका आगमन कहाँ से माना जाता है। तो इसका जो आगमन रहता है, तो आगमन ध्यान रखेंगे, जो सल्तनत था, सल्तनत कालीन अभी जो बताया गया है, जो दिल्ली पर 5 राजवंश बताए गए हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, 5 राजवंश दिल्ली को राजधानी बनाकर राज्य किए हैं। उनकी 5 की राजधानी कहाँ रहेगी, दिल्ली। तो अब देखेंगे जो सल्तनत, अच्छा, दिल्ली पर राज्य करने वाले जो 5 साम्राज्य रहे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, उन 5 राजवंशों से संबंधित जो रहता है उसको कहते हैं सल्तनत काल, सल्तनत कालीन चित्रकला। जो दिल्ली को साम्राज्य बनाकर राजधानी बनाकर साम्राज्य स्थापित किए हैं, उनको हम सल्तनत कालीन चित्रकला या सल्तनत वंश के नाम से जानते हैं। तो ईरानी शैली का आगमन अगर पूछा जाता है कि कहाँ से माना जाता है, तो सल्तनत काल से माना जाता है। ईरानी शैली का विलय जो माना जाएगा, विलय या इसका पता विलय किसमें हो गया है ना, ये किसमें समाहित हो गई, तो बताएंगे मुगल। अभी मुगल में इसका कैसा क्या रहा है, किस साम्राज्य के समय रहा है, वो सारी चीज़ें भी हम समझ लेंगे। तो इसका ईरानी शैली का जो विलय रहेगा वो मुगल में रहेगा। तो इतनी चीज़ें यहाँ से ईरानी शैली से ध्यान रखेंगे। अब अच्छा, ईरानी के बारे में यहाँ थोड़ा सा इसलिए बताया गया है क्योंकि देखें, जो मुगल चित्रकला जो प्रारंभ रही है, मुगल चित्रकला, तो ये हुमायूं के समय पक्षी चित्रण के रूप में प्रारंभ होती है। हुमायूं के समय पक्षी चित्रण
के रूप में प्रारंभ होती है। तो चित्रकला का प्रारंभ हुआ। अब इसमें जो प्रारंभ रहेगा, जो चित्रकला, जो निर्माण किए गए चित्र वगैरह, उसमें दो लोगों का सम्मिश्रण देखने को मिलेगा। एक तो भारतीय रहते हैं और दूसरे ईरानी रहते हैं। तो यहाँ पर हुमायूं के समय जो चित्रकला प्रारंभ हुई है वो ईरानियों के आधार पर रही है ना। इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेंगे कि जो यहाँ पर चित्रकला प्रारंभ हुई है तो वो ईरानी शैली के रूप में प्रारंभ हुई है। तो इसमें आगे लिख सकते हैं हम ईरानी शैली के रूप में जो यहाँ पर चित्रकला का प्रारंभ हुआ हुमायूं के समय, वो ईरानी शैली के रूप में हुआ है। फिर देखेंगे मुगल शैली की नींव, यहाँ पे दो बार लिख गया नींव, कोई दिक्कत नहीं है। मुगल शैली की नींव, अच्छा अभी हमने बताया कि पक्षी चित्रकारी के रूप में यहाँ से जो चित्रकला रही है उसका जन्म माना जाने लगता है। तो पक्षी चित्रण इनके समय रहा है हुमायूं के समय। एक आध साक्ष्य मिलते हैं उनके आधार पर हुमायूं के समय पक्षी चित्रण प्रारंभ हो चुका था। तो मुगल शैली की नींव कह लेंगे कि इनके समय में मुगल शैली की नींव पड़ गई थी। तो बाबर के समय हमने सिर्फ क्या पढ़ा कि वंश स्थापित हो गया। इनके समय में क्या रहा, चित्रकला का प्रारंभ और मुगल शैली की नींव। तो चित्रकला का जो प्रारंभ रहा ईरानी शैली के रूप में और मुगल शैली की नींव। मुगल शैली की, यहाँ पे ध्यान रखेंगे वंश की बात नहीं की जा रही है, शैली की बात की जा रही है। अगले शासक देखते हैं। अब इनके जो बेटे रहेंगे तो उनके शासक देखते हैं। तो हुमायूं हो गए हैं। तो अगले शासक देखेंगे अकबर। अगले शासक जो रहेंगे ये हैं अकबर। अब इसमें देखेंगे अकबर के समय क्या विशेष रहता है ना। तो अकबर ने मुगल चित्र शैली का जो जनक या जन्मदाता माना जाता है चित्र शैली का। देखो इन्होंने चित्रशालाएं स्थापित की हैं, तो वहाँ से मुगल चित्र शैली का प्रारंभ माना जाता है। वो जब हम विस्तृत पढ़ेंगे तो वहाँ पे चर्चा करेंगे। इन्होंने कुछ चित्रशालाएं स्थापित की थी अकबर ने, तो वहाँ से मुगल शैली का जनक या जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं मुगल शैली का विकास। अच्छा, प्रारंभ तो हो ही चुका था, तो विकास ऑटोमेटिक इनके समय में रहेगा। तो इनके समय में विकास प्रारंभ हो जाता है। मुगल शैली का विकास जो है वो अकबर के समय रहेगा। अगला देखते हैं मुगल कला का स्वर्णकाल। तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे मुगल कला का स्वर्णकाल है। जब मुगल काल आएगा, काल, तो इसका मतलब रहेगा कि संपूर्ण मुगल की ये बात कर रहे हैं। बाबर से लगाकर औरंगजेब तक के समय को ये काल कह रहे हैं, मतलब संपूर्ण जो रहता है उसको। तो यहाँ पे कला है तो मुगल कला का। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर चित्रकला लिखा रहेगा तब भी आपका आंसर जो है चेंज हो जाएगा। चित्रकला जो स्वर्ण अवस्था रहेगी वो भी चेंज हो जाएगा। तो मुगल कला का स्वर्णकाल अकबर के समय रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिर देखेंगे हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल। अकबर के समय में संपूर्ण मुगल में सबसे ज़्यादा ग्रंथ जो रहे हैं और उनमें हिंदू पौराणिक ग्रंथ भी बहुत ज़्यादा मात्रा में चित्रित किए गए हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल इनके पीरियड को कहा जाता है अकबर के। अगला देखेंगे ईरानी शैली का पतन प्रारंभ। तो देखो यहाँ पे जो कला आई, जो उसका जन्म हुआ कला का, तो वो ईरानी शैली के रूप में रहा है। अब इनके समय में ईरानी शैली, क्योंकि इनके समय में अधिकांश चित्रकार कैसे थे, अकबर के समय में जो अधिकांश चित्रकार वो थे हिंदू। और हिंदू चित्रकारों का सबसे बड़ा प्रशंसक अकबर था। मुगल काल में सभी सम्राटों में हिंदू चित्रकारों का सबसे बड़ा प्रशंसक अकबर था। तो इसलिए यहाँ पे भारतीयता ज़्यादा रही है और ईरानी शैली का पतन प्रारंभ हो गया है। तो ये कुछ 3-4 विशेषताएं रही हैं अकबर के शासन पीरियड से। अगला देखते हैं, अगला जो इनके बेटे रहेंगे जहांगीर। अभी इनके पीरियड में देखेंगे कि इनके समय में क्या रहा है, क्या श्रेष्ठ रहता है इनके समय में। तो देखेंगे ईरानी शैली का पूर्ण पतन। तो एक चीज़ पहले यही समझ लीजिए कि ईरानी शैली का पतन प्रारंभ किसके समय हुआ, अकबर के अंतिम समय में।
अकबर का जब शासन पीरियड चल रहा था तो उनके अंतिम समय में उसका पतन प्रारंभ हुआ। अब इनके समय में ईरानी शैली का पूर्ण पतन हो गया। फिर देखेंगे जब ईरानी शैली का पूर्ण पतन हो गया है तो यूरोपीय शैली का प्रभाव आना प्रारंभ हो गया है ना। जब अधिकतम प्रभाव पूछा जाएगा यूरोप का, सबसे ज़्यादा यूरोपियों का प्रभाव किसके शासन में रहा, तब आपका आंसर शाहजहां रहेगा। यहाँ पे सिर्फ प्रभाव प्रारंभ रहा है, विदेशी और यूरोपीय इनके समय में आने प्रारंभ हो गए थे। अगला देखते हैं, अगली विशेषता जो रही है मुगल शैली का चरमकाल। तो मुगल शैली है ना, मुगल शैली का चरमकाल है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। मुगल शैली का चरमकाल या चित्रकला का स्वर्णकाल है ना। मुगल शैली का चरमकाल पूछा जाए क्योंकि मुगल शैली के जो जनक हैं या पिता हैं वो अकबर रहेंगे, तो इसके ये जो रहेंगे जहांगीर, तो इनके समय चित्रकला जो रहेगी उसका स्वर्णकाल यहाँ पर देखने को मिलेगा जहांगीर के समय पीरियड में। तो इनके समय ये 4 विशेषताएं होंगी। एक तो ईरानी शैली का पूर्ण पतन हो गया, यूरोपीय शैली का प्रभाव हो गया, और मुगल शैली का चरमकाल हो गया, और चित्रकला का स्वर्णकाल हो गया। ठीक है, अगले शासक देखते हैं। तो अगले जो रहेंगे वो हैं शाहजहां। शाहजहां तो देखें शाहजहां के समय क्या रहता है। शाहजहां तो देखो शाहजहां के समय यूरोपीय शैली का अधिक प्रभाव आएगा। सबसे ज़्यादा प्रबल प्रभाव यूरोप का शाहजहां के समय रहेगा, और प्रभाव प्रारंभ जब भी पूछा जाएगा तो जहांगीर के समय रहेगा। अगला देखेंगे कि मुगल काल का स्वर्णकाल। मुगल काल मतलब संपूर्ण जो पीरियड है मुगल, उसका स्वर्णकाल शाहजहां के समय में रहेगा। अगला देखेंगे स्थापत्य का स्वर्णकाल। जो शाहजहां रहते हैं इनको निर्माताओं का राजकुमार कहते हैं, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा स्थापत्य में रुचि दिखाई, बहुत अच्छे स्थापत्य कला में इनके द्वारा बनाए गए नमूने आज भी हैं। तो मुगल काल का स्वर्णकाल हो गया, स्थापत्य का स्वर्णकाल हो गया, और मुगल शैली का इनके अंतिम समय में जो शाहजहां का चरण रहा है, जो इनका अंतिम, जब इनको लास्ट में बंदी बना लिया जाता है उससे पहले जो इनका अंतिम चरण रहता है, तो वहाँ से ही मुगल शैली का पतन प्रारंभ हो जाता है। अब देखेंगे कि मुगल शैली का पतन, जब सीधे से पूछा जाएगा कि मुगल शैली का पतन किस सम्राट के समय से प्रारंभ होता है, तो अगर प्रारंभ पूछा जाता है तो क्या बताना है, शाहजहां के अंतिम दिनों से। और जब भी पूर्ण पतन पूछा जाता है तो बताना है सीधे से औरंगजेब। ये जो है चित्रकला इनको पसंद नहीं थी, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर रोक लगा दी। चित्रकला, मूर्तिकला या जो भी चीज़ें रही हैं, कुछ मूर्तिकला को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो तुड़वा सकते थे तुड़वा दिए, चित्रों में जो चित्र पुतवा सकते थे चूने से पुतवा दिए। तो ये जो हैं चित्रकला के विनाशक के रूप में जाने जाते हैं, इनको चित्रकला से कोई मतलब नहीं था। तो इनके समय में मुगल शैली का पतन रहता है, मुगल शैली का पूर्ण पतन हो जाता है इनके समय में। अब देखेंगे मुगल कालीन प्रमुख शासक व उनके समय की कला। अब देखो यहाँ से वंशावली के हिसाब से सभी को सभी चीज़ें बताई जाएंगी। अभी तक जो हमने पढ़ा है तो उसमें हमने देखा कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ। मुस्लिम आए लेकिन साम्राज्य नहीं स्थापित कर पाए, तो 1206 में वो पहला साम्राज्य था गुलाम वंश, वो हो गया। उसके बाद में हमने देखा कि मुगल काल जो रहा है, मुगल काल या मुगल वंश, उसकी स्थापना कैसे रही। फिर अपना जो टॉपिक था चित्रकला को लेकर, उसके बारे में विशेष चर्चा की गई। सभी सम्राट जितने लिखवाए गए, यहाँ पे बताए गए हैं, उतने ही श्रेष्ठ रहते चित्रकला की दृष्टि से। तो उनके समय में जो भी चीज़ें ज़्यादा चरम सीमा पर रही हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। अब यहाँ से मुगल कालीन प्रमुख शासक जो भी रहे हैं और उनके समय की कला, जो चित्रकार रहे, ग्रंथ रहे, स्थापत्य कला रही है, जो भी चीज़ें रही हैं वो टॉपिक के हिसाब से बताया जाएगा, वंशावली के हिसाब से बताया जाएगा। तो अब बाबर जो हैं इनको अगले दिन से बताया जाएगा। इनका समय पीरियड 1526 से 1530 रहेगा। अभी जो भी हम लोग चीज़ें देखे हैं वो सिर्फ जनरली चीज़ें थी। अब यहाँ से जो है चित्रकला को एक सुटेबल तरीके से पढ़ेंगे, है ना। अपने राजाओं का जो कालक्रम रहा उस हिसाब से उन लोगों को हम पढ़ेंगे। तो सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, और सभी लोग कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया जरूर देना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है।
अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें। अगर सही लगे तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।